हमारे साथ अभी अभी जैसा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल कामत जी, कामत होटल से। सर, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कौन कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट्स था इस बजट में? मेजर एक जो अनाउंसमेंट था वो है जो स्कीम थी, जो ईसीजीएलएस स्कीम थी, वो स्कीम में पहले 45,000 करोड़ था, उसमें और 10% ऐड करके अभी वो 5 लाख का स्कीम बना दिया है। ये एक ही राहत है हमारे इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो बाकी तो जेनेरिक और जनरल है, और ये गए साल का बजट का एक एक्सटेंशन है। तो भले इकोनॉमी के लिए अच्छी हो, मगर हमारे इंडस्ट्री के लिए कुछ खास पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, यही एक है, और ये बहुत ही छोटा एक्चुअली मदद है, क्योंकि सच बोलूँ तो अभी हमारे इंडस्ट्री को और लोन की नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, कि जो इंडस्ट्री में है, उनका धंधा जिस तरीके से अभी चल रहा है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए उनको राहत दें, ताकि उनका ईएमआई छोटा हो सके, या उनका रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद उनको मोरेटोरियम मिल सके। तो हर एक का केस टू केस के हिसाब से बहुत डिफिकल्टीज़ चल रही हैं, और इसके ऊपर और लोन देना, भले वो सस्ते में भी हो, तो भी अल्टीमेटली लोन चुकाना है। तो उद्देश्य हमारा इंडस्ट्री का है कि लोन अगर हमको चुकाना है, तो ऐसे होना चाहिए जहाँ हमको, ये अभी थर्ड वेव में इतना सारा दिक्कतें आ चुकी हैं, आपके चैनल भी बहुत कवरेज दिया है इंडस्ट्री को, मगर कहीं न कहीं ये किसी के कान पे या किसी के मन पे लगता है नहीं, इसका प्रभाव हुआ है। विशाल जी, ये बताइए कि पिछले 3 वेव्स ऑफ कोविड या पिछले 2 साल में होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मेजर चैलेंजेस क्या रहा था? एंड आपका टॉप 5 यदि एक्सपेक्टेशंस था मैडम एफएम से, तो वो क्या थे? पहली बात तो हमारा एक्चुअली, जैसे आप बोलते हैं ना वेव, उससे दुगना वेव के झटके तो हमारे इंडस्ट्री को लगा है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को 1 महीना अगर कुछ अच्छा खासा हो गया, तो 3 महीना बुरा दिन देखना पड़ा है। और हमारी इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव होने की वजह से हम स्टाफ को छुट्टी देना, लेना ऐसा नहीं कर सकते, हमको उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है, ऑपरेशन है, वो इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं है। तो कोरोना के अलग-अलग वेव्स में हम हर टाइम अगर 1 आध महीना सोचे कि चलो अभी इस महीना अच्छा हो रहा है और अभी मे बी अच्छे दिन आएँगे, तो मगर सडनली और एक वेव आ गया। तो और ये वेव्स जो आ रहे हैं अभी, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ थर्ड वेव का। थर्ड वेव में अच्छी बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई उस तादाद में, और लोगों ने वैक्सीन लिया है, इसके लिए उसका इफेक्ट कम हुआ। मगर हर घर में 2-3 सदस्य, और मैं तो बहुत सारे इंक्लूडिंग मेरे परिवारों के परिवार जानता हूँ, जो ओमिक्रॉन के शिकार होके 5-6 दिन में बीमार हो गए और फिर ठीक हो गए। मगर इससे क्या हो गया, ना ट्रैवल हुआ, ना ऑफिस काम हुआ, ना डिलीवरी भी हुए। तो ये थर्ड वेव ने तो बहुत ही झटका दिया हमारी इंडस्ट्री को। ना लीजर चला जो हॉलिडे डेस्टिनेशंस बोलते हैं, क्योंकि बीमार है तो हॉलिडे पे नहीं जाएगा, और ना सिटी चला, तो इसकी वजह से इसमें तो बहुत ही दिक्कत हुई है। हमारी अपेक्षाएँ थी, एक तो जी कि जो आपने ऑलरेडी गए इतने सालों से आपने अनाउंसमेंट किए, उसके ऊपर और काम करके उसको और रोबस्ट बनाना। जैसे हमारे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री घोषित किया था। आज भी होटल इंडस्ट्री बोलते हैं, मगर वो इंडस्ट्री को माना नहीं जाता। तो मगर फिर गवर्नमेंट ने घोषित जो किया, मगर वो ऐसे स्लैब्स पे थे जो इम्प्रैक्टिकल थे। तो एक तो उसके ऊपर देना, और इंडस्ट्री के साथ अलग-अलग जो राहतें हैं, वो भी कभी उन्होंने दी नहीं है। तो उस हिसाब से ये स्टेट और सेंटर दोनों की बात, अल्टीमेटली हम रहते हैं एक एनवायरनमेंट में, दोनों का हमको सहयोग चाहिए, तो दोनों से इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं मिली है। दूसरा एक सब बहुत ही बड़ी बात है कि जो बजट में नहीं आता है, मगर कहीं न कहीं इसके पहले मैडम करती तो बहुत बड़ी बात होती कि जीएसटी रैशनलाइज़ेशन और जीएसटी सेट ऑफ, ये दोनों अगर होता तो हमारे इंडस्ट्री को बहुत एक बेनिफिट हो जाता, कि हम लोग एडजस्ट कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे कि सेट ऑफ में, और रैशनलाइजेशन, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को 2 बाजू से झटका है। हमको इनपुट से भी अलग-अलग मल्टी स्लैब है, और जो हम जब कस्टमर को बेचते हैं तो 5, 12, 18 सब स्लैब हमको लागू पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये रैशनलाइजेशन अगर होता, तो इसमें भी बहुत राहत कंज्यूमर और हम इंडस्ट्री को मिलते। ये भी है, और जैसे मैंने कहा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन रैशनलाइजेशन के रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से, या अनेक ये करके, क्योंकि अभी जैसे ईसीजी ने स्कीम दिया है, मगर ये स्कीम अवेलेबल ओनली फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, मगर एनबीएफसी को ये लागू नहीं है, अलग-अलग स्ट्रीम्स को लागू नहीं है। तो जो आदमी ने लोन लिया है मगर एनबीएफसी से, आज उसको ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो वो तो बेचारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट की दिशा में या ऑलरेडी हो चुका होगा अभी। तो इसकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो
आई थिंक मैडम की मेन अगर हमारी अपेक्षा है कि हमको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दें इंडस्ट्री को और उसके लिए हमारे अनेक मैं और अनेक हमारे जो दिग्गज हैं इंडस्ट्री के हम तैयार हैं मिलके हम एक्सप्लेन कर सकें। तो आशा करते हैं कि आपको मैडम अपॉर्च्युनिटी देंगी आप लोग का रिप्रेजेंटेशन फिर से सुनने के लिए और गोइंग फॉरवर्ड कुछ ना कुछ एक अच्छा पैकेज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देने के लिए। ओवरऑल यदि हम पूछेंगे आपसे तो 10 में आप कितना रेट करेंगे बजट को? मैं सीआईआई का एक भाग हूँ और अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि सिर्फ मेरा और मेरी इंडस्ट्री का नहीं, बट होलिस्टिकली ये गए साल के बजट के हिसाब से इसका एक कंटिन्यूएशन जहाँ स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। तो एक भाग है कि मैं मेरी दुःख लेके एज़ अ होटेलियर, मगर अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बिज़नेसमैन या एक आम नागरिक एज़ अ होलिस्टिक देखूँ, तो ये बजट काफ़ी अच्छा रहा है ऑन अ होलिस्टिक लेवल, क्योंकि कंटिन्यूटी एक स्थिरता है। तो उस हिसाब से ये बजट काफ़ी अच्छा है और मेरे कलीग्स सीआईआई के और काफ़ी हमारी जो चर्चा हुई और कवरेज हमारे चेयरमैन के अंडर हुआ, तो उसमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक था। ओके। विशाल कामत जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे बने रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल जानने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।